दुनिया बदल देने वाला हमला, यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त अटैक। पुतिन की एयर स्ट्राइक, टैंकों से धावा, मिसाइल की मार, सायरन की आवाज। लोगों में दहशत, दिलों में खौफ। Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. युद्ध भयंकर, यूक्रेन का नो सरेंडर। Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. यूक्रेन ने मांगी पीएम मोदी से मदद। At least his telephone call to Modi about this situation may be to some extent helpful. पुतिन का आगाज, बाइडेन लेंगे इंतकाम। युद्ध का पहला दिन, तबाही कितने दिन। नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी। इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं। सवाल पब्लिक का कार्यक्रम देख रहे हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की जो व्यवस्था बनी थी, आज की घटना उस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाली घटना हो सकती है। रूस ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलों के साथ और पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों में घुसकर पूरी दुनिया के जो बड़ी पावर्स हैं, यानी कि सुपर पावर हैं, अमेरिका हो या नेटो के देश हो, उन्हें जिस तरीके से एक चुनौती दी है, उससे कम से कम इतना नजर आ रहा है कि उसके जो किस तरीके की मंशा रूस की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर जो तबाही मची हुई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूसी मिलिट्री टैंक यूक्रेन की तबाही जो मचा रहे हैं उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 8 बजे से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने रूस के एक्शन पर जबरदस्त विरोध किया, पर कुल मिलाकर बात यहीं तक आई कि हम सैंक्शन लगा देंगे। नेटो के प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में G7 देशों ने क्या कदम उठाए, इसका इंतजार अभी भी हो रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों को जरूर लगाया गया है। क्या बाइडेन पुतिन के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं? क्या नेटो यूक्रेन को मदद करने के लिए जमीन पर अपने सैनिक उतार सकता है? इस बीच सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, उसके बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करें, मध्यस्थता करने की कोशिश करें। यूक्रेन पर रूसी हमले से बने हालात पर दुनिया भर में पल पल की परिस्थितियां बदल रही हैं। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या इससे एक बड़े व्यापक युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है? यूक्रेन संकट में जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर पब्लिक के सवाल जो हैं वो आपको जरूर सुनवाएंगे, पर उससे पहले इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 50 से अधिक नागरिकों की मौत। रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में के अलावा अन्य शहरों पर लगे कई सारे हमले। यूक्रेन ने रूस के कई और से हमला करने की बात कही और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाए जाने की बात कही। इमरजेंसी हालात के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री NS अजीत डोभाल सभी शामिल हुए। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास में वहां रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए एक तीसरी एडवाइजरी भी जारी हुई है। एडवाइजरी में घरों में रहने की हिदायत दी गई है। भारतीय दूतावास मदद के लिए लगातार सक्रिय है, ऐसा कहा गया है। और यूक्रेन पर रूसी हमले का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ रहा है। भारत में सेंसेक्स 2700 अंक गिरा, निफ्टी 16,250 अंकों से के नीचे पहुंच गया। भारत के शेयर बाजार के डूबने में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का एक ही दिन में नुकसान हो गया है।
उधर कच्चे तेल की कीमतें 7वें आसमान पर हैं। बीते 7 वर्षों में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई। यूक्रेन पर रूस का हमला जिस तरीके से हुआ है, इसकी आशंका कई दिनों से लगाई जा रही थी। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधी चेतावनी देते हुए दिखाई पड़े। पुतिन कहते रहे कि उनका इरादा यूक्रेन पे हमला करने का नहीं है, लेकिन पहले पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े किए। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी हिस्सों डोनेस्क और लुहांस्क को, जिन्हें डोनबास कहा जाता है, उन्हें अलग देश की मान्यता दी। उससे उसके इरादे बिल्कुल साफ हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन इस बात को ही कहते रहे कि नहीं नहीं, हमला मत कीजिएगा वरना हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। और अब यूक्रेन के इतिहास का ब्लैक थर्सडे शुरू हो गया है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए आप यूक्रेन के जो हमला हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये कीव के ऊपर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट है। वहाँ की जो राजधानी है कीव, उसके ऊपर उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको इस वक्त 10 बड़ी विजुअल्स जो सुबह से लेकर अब तक के सामने आए हैं इस पूरे हमले के, वो आपको इस वक्त दिखाते हैं। रूस में जो शेलिंग है, उससे किस तरीके की रूस की शेलिंग से यूक्रेन में तबाही हो रही है। जो आप देख रहे हैं, ये एक रेडार सिस्टम है, यानी कि जो एयर डिफेंस को बर्बाद करने की कोशिश है, जिससे कि यूक्रेन वापस पलट के हमला ना कर सके, उसकी एयरफोर्स रशिया का मुकाबला ना कर सके। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टैंक है यूक्रेन के, जिनको रूस ने निस्तो नाबूद कर दिया है। सड़कों पर धुआं उगलते टैंक दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको तीसरी तस्वीर दिखाएं, ये कीव के ऊपर एरियल बैटल जो चल रही है, 2 विमान एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, डॉग फाइट इसको कहते हैं। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें कि पूरे यूक्रेन के आसमान से दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही साथ यूक्रेन में एक रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेनाओं ने कहा है कि उन्होंने रूस का एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस का मिसाइल अटैक का किस तरीके से जो मिलिट्री वेयर हाउसेज है, जहां पर उनकी सैन्य क्षमता है, उसको तोड़ने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रूस का ओडिशा जो एक इलाका है यूक्रेन का, वहां पर रूस का मिसाइल अटैक का हमला दिखाई पड़ रहा है, जहां पर एक वेयर हाउस के ऊपर खच्चे उड़ गए। इस तस्वीर में बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। ये आपको दिखाता है कि जो जो मानवीय कॉस्ट होती है, एक मूल्य होता है किसी भी लड़ाई का। एक बच्चा साइकिल से जा रहा है और वहीं रूस का एक मिसाइल आकर गिरता है। खार्किव की यूक्रेन में जो इलाका है, वहां की तस्वीरें हैं और बहुत ही दर्दनाक, जहां पर वो बच्चा दम तोड़ देता है। ये रूस के जो पूरा एक जो इलाका है, वहां पर एक हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर यूक्रेन में रूस का झंडा किस तरीके से वहां के सैनिकों ने पहुंच के लहराया है, उसकी गवाही दे रहा है। आपको यह बता रहा है कि रूस के इसमें इरादे क्या है। साथ ही साथ ये हम आपको रक्षा मंत्रालय के, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो मिसाइल अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां की राजधानी कीव से ये तस्वीरें आ रही हैं। एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हैं। रूसी हेलीकॉप्टर, जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, उनका पूरा बेड़ा किस तरीके से वहां पर एक कीव के ऊपर से उड़ रहा है और इलाकों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं पूरा एक प्रभुत्व अपना जमाने की यूक्रेन के एयर स्पेस में। और ये कीव शहर के ऊपर लंबा, जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली गई हैं, एक बहुत लंबा ट्रैफिक जैम वहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। लोग किसी भी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो
10 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाई आज सुबह से जिस तरीके से हमला चल रहा है। यूक्रेन में तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपने देखी। हमले को लेकर रूस के विरोधियों की प्रतिक्रिया बेहद तीखी है। सुनिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में हिंसा के तांडव का गुनहगार बताया। This morning I spoke to President Zelensky of Ukraine to offer the continued support of the UK, because our worst fears have now come true and all our warnings have proved tragically accurate. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation. ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं कीव से, जहां पर अभी कम से कम शांति अभी फिलहाल दिखाई पड़ रही है, लेकिन लगातार उसके आसपास 20 किलोमीटर दूर तक जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे पूरे यूक्रेन के अंदर दहशत जरूर है लोगों के बीच में। ये आप तस्वीरें कीव की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त कम से कम पूरा जो शहर है उसमें एक तनाव आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन कम से कम अभी फिलहाल वहां पर शांति दिखाई पड़ रही है। ये कीव का एक प्रमुख चौराहा है, मेडिसन स्क्वायर के नाम से इसको जाना जाता है। वहां का मेन जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, मेडिन स्क्वायर इसका नाम है, और यहां पर ये इनका प्रमुख जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसकी तस्वीरें आपको इस वक्त हम लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको ये अंदाजा बता रही हैं, इस वक्त शाम का माहौल होता है, यहां पर चहल पहल होती है, लेकिन पूरे तरीके से एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है शहर में। हमला कम से कम अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पूरे शहर में आप ये देखिए शांति तो है पर सन्नाटे का और तनाव का वातावरण आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है कीव में, जो यूक्रेन की राजधानी है। लगातार ये घूमते हुए कैमरे से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें यूक्रेन से, किस तरीके से वहाँ पर जो पूरा एक माहौल बना हुआ है। ये आई लव कीव का जो आप देख रहे हैं, एक पोस्टर भी वहाँ पे लगा हुआ है, एक साइन बना हुआ है। ये मेन स्क्वायर है वहाँ का, और इसके चारों तरफ कम से कम आज शाम को वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सवाल पब्लिक का में आज हम पूछ रहे हैं, यूक्रेन की मदद के लिए क्या कोई सैन्य कार्रवाई हो सकती है? अमेरिका और नेटो के देश क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? रूस के कदम से क्या तीसरे विश्व युद्ध की या एक बड़ी व्यापक लड़ाई की जिसमें यूरोप के बाकी देश भी शामिल हो जाएं, क्या ऐसी स्थिति बन रही है? वर्ल्ड ऑर्डर आज ध्वस्त हो गया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसके सबसे ऊपर अब रशिया बैठेगा। यूक्रेन हमले के असर भारत पर क्या पड़ने वाला है, ये भी एक बड़ा आज सवाल है। और इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मारूफ रजा साहब, कंसल्टिंग एडिटर हैं टाइम्स नाउ नेटवर्क के। बहुत सालों से लगातार जो जिस तरीके का रूस का एक सैन्यकरण है, उनकी पूरी व्लादिमीर पुतिन की हिस्ट्री को और उनके पूरे कार्यकाल को बहुत सालों से पूरा नोट करते हुए आ रहे हैं, उसे कवर करते हुए आ रहे हैं। पंकज शरण जी हमारे साथ इस वक्त हैं, पूर्व भारतीय राजदूत रूस के रहे हैं। सौरभ शुक्ला विदेश मामलों के विशेषज्ञ और newsmobile.com के एडिटर, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। RSN सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इस वक्त ज़ेड प्रवक्ता अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के थोड़ी देर में हमारे साथ भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इस वक्त थोड़ा समझना चाहता हूं पंकज शरण जी, किस तरीके से आप ये देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जिस तरीके से अब कुछ दिनों से लगातार ये बातें कर रहे थे, वेस्ट की ताकत को, उनके रिस्पॉन्स को नापने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको लगा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो आगे बढ़ गए। जी शुक्रिया। मेरे हिसाब से व्लादिमीर पुतिन वही कर रहे हैं जो और कोई नेता अपने राष्ट्र के लिए करेगा, और वो है अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के हित में जो वो समझते हैं वो कर रहे हैं। ये जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने लंबे भाषण दिए अपने देश को, इसमें उन्होंने साफ जाहिर किया कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कोल्ड वॉर में सोवियत संघ हार गया। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश बन गया, लेकिन जो उसके पश्चात हो रहा है मेरे साथ और नेटो और यूरो अटलांटिक अलायंस के पक्ष से, ये मेरे राष्ट्र हितों की रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है। और अगर हमारे ऊपर इसी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है और हुई है पिछले,
तो हम भी वही करना चाहेंगे। ये दूसरी बात है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो एक राष्ट्र रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ख्याल से उन्होंने वही निभाई है। और उन्होंने अब ये कहा है जी, या तो इस पार या उस पार। मारूफ, क्या यही ऑप्शन थे उनके पास? क्या कूटनीतिक ऑप्शन का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक तरीके से विक्टिम भी दिखाने की। यूक्रेन में जिस तरीके की तबाही हो रही है, क्या रशिया के पास जो नेटो का बढ़ता इन्फ्लुएंस था उसके जवाब में सिर्फ हमला ही एक ऑप्शन था? मुझे लगता है मारूफ रजा साहब का शायद थोड़ा सा हमें ऑडियो प्रॉब्लम है, उनको ठीक करके वापस आते हैं। सौरभ, मैं ये सवाल आपके लिए लेके आना चाहता हूं। जिस तरीके से हमें एम्बेसडर शरण बता रहे थे कि अगर कोई भी देश होता, एक इन्फ्लुएंस जो है, रशिया भी यही बात कर रहा है कि जो लगातार बढ़ता नेटो का इन्फ्लुएंस है, वो नहीं चाहते कि उनके दरवाजे पर इस तरीके की तैनाती हो। जो कोल्ड वॉर के बाद जिस तरह की उनको लगा कि सिचुएशन दोबारा से बनाने की कोशिश हो रही है, तो उनके लिए क्या यही सिर्फ ऑप्शन था? नहीं, मैं ऐसे तारुफ नहीं रखता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक सॉवरेन जो एक राष्ट्र है यूक्रेन, उस पे इस तरह का हमला जो करना, वो कोई भी जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसे कहा जाता है उसका वायलेशन है, उनकी सॉवरेनिटी का वायलेशन हुआ है। और इसमें व्लादिमीर पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षा जो है, और वो अपना एक पूरे विश्व में वर्चस्व जो बनाना चाहते हैं, उसकी वजह से ये उन्होंने किया। और ये भी जानते हैं वो कि विश्व में इस समय जो चाहे अमेरिका हो और जो वेस्टर्न अलायंस है, वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई वो उनके इस हमले को बूट्स ऑन द ग्राउंड से इसका जवाब देंगे। तो उन्होंने इस समय की नजाकत को समझते हुए अपना एक जो है पैतरा एक ये अख्तियार किया है, पर पूरे विश्व के लिए इससे खतरा है। मेरे हिसाब से जो समय है जो उन्होंने चुना है, वो बहुत नाजुक समय चुना है, जिसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे होने वाला है, और भारत पे भी इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कीव से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ये कैमरा पूरे शहर में घूम के आपको वहां की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा है। सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है कीव की सड़कों पर। इससे पहले कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कीव से बाहर निकलने की जद्दोजहद थी, पूरे ट्रैफिक जैम लगे हुए थे। मारूफ रजा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इससे पहले लगातार जो अमेरिका है या ब्रिटेन है और साथ ही जो नेटो देश हैं, वो बार बार ये बात कहते रहे कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। लेकिन जब अब हमला हो गया है तो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली सिचुएशन दिख नहीं रही। ना तो अमेरिका के पास अभी स्टमक टू फाइट है, अफगानिस्तान से वापस लौट कर आए हैं। ऐसी स्थिति में क्या यूक्रेन फंस गया है दो सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई में? आपने वही सवाल पूछा जिसका जवाब मैं देना चाहता था। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन अमेरिका और रशिया या बिग पावर राइवलरी का एक प्यादा बन गया है, और ये कम से कम 1 महीने नहीं तो 1.5 महीने से नजर आ रहा था, जब से अमेरिका ऐलान कर रहा था कि रशिया के सैनिक यूक्रेन, बेलारूस और आसपास के इलाके में कैस्पियन सी जो है वहां भी वो उन्होंने ब्लैक सी, वहां पे भी उन्होंने अपनी नौसेना को तैनात कर रखा था कि हमला किसी समय भी होने वाला है। जब आपको इतनी वार्निंग मिली थी तो आपने वहां पे अपने सैनिक क्यों नहीं डाले? आपने खाली यूक्रेन को हौसला देते गए। क्या आपको पता है कि जर्मनी जैसे देश जो भी चाहता है कि यूरोप में कोई उथल पुथल नहीं हो, उन्होंने यूक्रेन को 500 खाली हेलमेट दिए, यूक्रेन ने उसको वापस कर दिया। तो अब यूक्रेन को कुछ हफ्ते पहले से साबित हो गया था कि उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर रूस उसको हमला करेगा तो थोड़ा तो अपनी नाक बचाने के लिए उन्हें वापस लड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जिस किस्म से रूस ने यह हमला किया है, अब 2008 का जो रूस का अटैक हुआ था जॉर्जिया पे, उसको आप थोड़ा स्टडी करें तो उसके तहत रूस ने वही टेम्पलेट यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि जब रूस डोनबास के दोनों रीजन में घुस आया था, तब भी इनके पास समय था कि अपनी कुर्सी से हटके आके पुतिन साहब से मिले और समझौता कर लें कि ठीक है अभी तो लाइन खींच लें, इससे आगे आप नहीं बढ़े। पुतिन का कहना है कि पिछले 7 साल से मैं इनको ऐलान दिए जा रहा हूं, बिल्कुल, कि आपने जितने भी हमको घोषण दिए थे और आपने जितने वायदे दिए थे पब्लिक एड्रेस में, चाहे बर्लिन कॉन्फ्रेंस है चाहे उससे पहले
कहता है मिखाइल गोर्बाचोव को भी ये ऐलान किया था वेस्ट ने कि अभी तो सोवियत रूस कोलैप्स हो रहा है, लेकिन हम नेटो को उतने नजदीक नहीं लाएंगे। नेटो को क्या जल्दी पड़ी थी रूस के बॉर्डर तक आने की। जी मारूफ, मैं 1 मिनट में आपके पास वापस आता हूं। जो खबर हम अभी दिखा रहे थे, जो यूक्रेन का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से खबर आ रही है कि चेर्नोबिल के इलाके में जहां पर एक बड़ी भयंकर त्रासदी 1986 में हुई थी, वहां पर यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूसी सेना घुस चुकी है। अब वो जो पहले बात हो रही थी डॉनबास के इलाके में ही, सिर्फ वहां पर हम जाएंगे, स्पेशल ऑपरेशन करेंगे, लगता है कि अभी एक फुल स्केल इन्वेजन की ओर ये पूरा हमला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएन सिंह साहब, ये जिस तरीके का आज एक ब्लेटेंट मुजाहरा पेश करा है व्लादिमीर पुतिन ने, ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ यूक्रेन एक आखिरी एग्जाम्पल होने वाला है, या जो इलाके वो कह रहे थे मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, वहीं तक सीमित रह जाएगा। ये तो और बढ़ता नजर आ रहा है। नहीं, आप थोड़ा उनके पर्सनालिटी को भी उसका एक प्लान के तहत चल रहा है और रशिया अब रुकने वाला नहीं है। रशिया ने ये भी जायजा लगा लिया है। जी मारूफ, मैं आपके पास इस पे वापस आ रहा हूँ। एक मिनट आरएसएन सिंह साहब से भी एक इस पे जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये नेटो के देश जो हैं, ये उस किस्म की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जब उनके दुश्मन के पास उनका मुकाबला करने की काबिलियत ना हो, जिसे कहते हैं विनेबल वॉर्स। ये इस किस्म की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं जब रूस ने ठान लिया पुतिन के सामने खड़े होने का खामियाजा अभी नहीं भुगतना चाहते। और बहुत स्टर्न वार्निंग आज व्लादिमीर पुतिन की थी, जब उन्होंने शुरुआत में ये अपना भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इसके बीच में आएगा वो उसको शायद अपने सबसे उनके इतिहास की सबसे बड़ी वो गलती करेंगे। आरएसएन सिंह साहब, ये यहां तो रुकने वाला है नहीं, लगता नहीं है। और अगर ये कम से कम जिसको कहते हैं ना टेस्टिंग वाटर्स, व्लादिमीर पुतिन ने ये करके दिखा दिया है कि उनके सामने फिलहाल खड़े होने वाला कोई देश है नहीं। नहीं, देखिए, इसमें आपको पुतिन के का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसका भी विश्लेषण आप करें कि वो एक केजीबी के एक ओहदेदार थे और लंबा समय उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में बिताया है। तो और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि यूक्रेन तो बोल्शेविक्स का बनाया हुआ था। तो चाहे वहां से वो चली गई हो, लोग ये कहते हो कि कम्युनिज्म, लेकिन वो जो यूएसएसआर वाली माइंडसेट है, उससे तो हमेशा ये ग्रसित रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए कि जो हम कहते हैं कि रशिया के 2 डायमेंशंस है, इट्स ए यूरेशिया, लोग कहते हैं यूरेशिया का हिस्सा है। तो एक तो एशिया, यूरेशिया का जो एशिया वाला पार्ट था, उसमें अफगानिस्तान हुआ, उसमें सोवियत यूनियन टूट गया। अब देखने वाली बात है कि ये जो यूरोप वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या इनको नुकसान होता है या फिर ये रिसरेक्ट कर लेते हैं अपने आप को किसी तरीके से। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैं मारूफ सर से इस बात को बिल्कुल मानता हूं जो वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, मैं भी कोई इनके फाइटिंग प्रोवेस का, मैं यूरोपियंस का मैं ज्यादा मैं इनके बारे में मैं कुछ मतलब कोई बहुत इनका आकलन बहुत बढ़ चढ़ के मैं नहीं कर सकता हूं। जी आप यकीन मानिए मैंने इनका अफगानिस्तान में देखा, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। आप कहीं एलिमेंट दे देते हो, एक कंट्री कोई 4 सोल्जर्स दे देते हैं, कोई 12 सोल्जर्स दे देता है। एक किसी ने जो हमेशा यूरोप जाते रहता है, बड़ी क्लोजली उन्होंने सेना देखी है यूरोप। हाँ जी वो कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, वो कहते हैं कि अगर वो मुझे कह रहा था कि सर अगर 20,000 की भी कोई अच्छी सेना हो ना, इट कैन रन ओवर एंटायर यूरोप। आज ये है, और ये वहां की सोशियोलॉजी के चलते हुआ है। राइट, वहां सोशियोलॉजी के एम्बेसडर सर, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि इसके बाद अब जहां पे हम खड़े हुए हैं, व्हाट इज द एंड गेम? व्लादिमीर पुतिन के लिए एंड गेम क्या है जो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने आज सुबह शुरू कर दी है? मेरे ख्याल से उन्होंने चुनौती दे दी है कि ये मेरी रेड लाइन है और आपने इस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, और अगर इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। तो उन्होंने अपना जो रवैया है बिल्कुल साफ कर दिया है, और मेरे ख्याल से नेटो जो है वो आगे लड़ाई नहीं करेगा। सौरभ शुक्ला, अगर इसको समझा जाए, जो अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है,
अफगानिस्तान से पहले से ही कहीं ना कहीं दिख रहा था कि अमेरिका का अफगानिस्तान के बाद जो हश्र हुआ, जिस तरीके से दुनिया ने विश्वास उनका कम होता गया, जो उनके एलाइज हैं उनका, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज खड़ा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के सामने, उनकी प्रेसिडेंसी के सामने, बाहर के लिए भी यानी कि अमेरिका की एक स्थिति के लिए भी, और अंदर उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए भी शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो इसको कैसे संभालते हैं। बिल्कुल, और ये व्लादिमीर पुतिन ने ये एक तरह से उनको डेयर किया है, जो बाइडेन को उन्होंने डेयर किया है, और इस समय पर किया है जब उनको पता है कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते, और वहां पर मिड टर्म्स होने वाला है नवंबर में, तो वो वहां इससे ज्यादा आगे नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये पूरा वक्त की नजाकत को देखते हुए बड़ी सोची समझी रणनीति चली है। मारूफ, भारत के लिए ये कैसी एक स्थिति बनाता है, क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों ने रशिया का मोटा मोटे तौर पे समर्थन ही किया है। एक उनकी नजदीकी भी साथ में देखने को मिलती है। क्या ये एक टेम्पलेट नहीं सेट करता, और इस तरह की जो पावर्स है, स्पेसिफिकली चाइना के बारे में बात करें, उनके लिए एक टेम्पलेट सेट नहीं करता है? वो भी इस तरह का कुछ दुस्साहस कर सकते हैं, ताइवान के साथ कर सकते हैं, हमारे बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं। बिल्कुल सही सवाल है। मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि देखिए भारत के लिए 3-4 बड़ी बड़ी चुनौती है अभी सिचुएशन में। ये जरूरी नहीं है हमको या तो अमेरिका या रशिया के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक थोड़े कमजोर से देश भी थे 1950-1960 में, तब भी हमने नॉन अलाइनमेंट का इख्तियार किया था, और अभी भी जो है हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वहां स्टेटमेंट दे सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन अभी जमीन पर हमारे लिए समस्या क्या है? पहली समस्या ये है कि पुतिन साहब और शी जिनपिंग ने दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया था। उससे भी जाहिर हो जाता है कि जैसे कर्नल आरएसएन सिंह साहब ने बताया कि यूरेशिया का जो यूनिजन है पुतिन और शी जिनपिंग के, चाइना रशिया का, वो अब जितना ज्यादा वेस्ट पुतिन के ऊपर दबाव डालेगा, उतना नजदीक पुतिन साहब चाइना के साथ मिल जाएंगे। जब वो मिलेंगे तो चाइना का भी इसमें हौसला और बढ़ेगा कि अगर पुतिन यूक्रेन में कर सकता है तो हमारी भी पुरानी एक या रिक्वायरमेंट है कि हम ताइवान को कब्जा कर लें, क्योंकि वो बार बार लोगों ने ऐलान किया है, चाइना की लीडरशिप ने और शी जिनपिंग ने भी ऐलान किया है कि अगर अमेरिका वहां पे जमीन पे नहीं उतर सकता है तो ताइवान पे क्या उतरेगा। और हमारी भी हिमालय की जो सीमा है उसमें भी चाइना घुसपैठ कर चुका है। अगर हम पुतिन साहब को अप्रूवल देंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आपको हम क्यों समर्थन दें जब आपके यहाँ घुसपैठ चाइना कर चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है ये है कि हमारे मिलिट्री वेपन सिस्टम्स अभी भी रशिया से काफी हद तक आते हैं, खास करके सबसे महान सिस्टम जो अभी हमारे पास आ रहा है पार्ट्स में, जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो चाइना भी यूज करता है और हमें चाहिए चाइना पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हमने रशिया का साथ दिया तो अमेरिका काटसा जो उनका कानून है वो लगा देगा, जिसके तहत हम इनको नहीं ले पाएंगे। अगर हम इनको लेंगे तो हमारे ऊपर भी फाइनेंशियल सैंक्शन आएगा, और दुनिया में जब तक ये तनाव बनता रहेगा तो ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ते रहेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को अगर साल भर ये समस्या चलती रही तो बहुत नुकसान जरूर होने वाला है। अगर आप भारत में इस वक्त ये देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपसे तो बहुत दूर ये बम गिर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर आप पे पड़ने वाला है। ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है उसका जो प्राइसेस हैं वो $100 से ऊपर जा चुके हैं। कर्नल आरएसएन सिंह साहब, ये जो थ्रेट है इसके हिसाब से भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? क्योंकि ना तो हमने अभी, जैसे आज हमने देखा कि जो वहां यूक्रेन के राजनायक हैं, उन्होंने एम्बेसडर हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए रशिया के राष्ट्रपति से। पर क्या ये इतना आसान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करेंगे और उनकी बात मान लेंगे? क्योंकि इस वक्त एक जो रेड लाइन की हम जो बात कर रहे हैं वो सीधी क्रॉस हो चुकी है, वो टाइम फोन कॉल्स का शायद निकल चुका है। नहीं, हमारा जो कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, मैं उसकी पूरी मैं उसको पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करता हूँ। बड़ा सराहनीय है। हमारे कुछ अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट है जो कि मारूफ ने बताया, वेपन सिस्टम्स दूसरा का, और बाकी देखिए हमारा कौन सा हाथ था ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में, और मेरे तरफ से वर्ल्ड ऑर्डर की ऐसी की तैसी।
क्योंकि हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बने और हम उसका हम अहम हिस्सा बने, चाहे कोई जिसकी भी हार हो, जिसकी भी जीत हो। हमने तो वर्ल्ड ऑर्डर, हम तो कॉलोनाइज्ड कंट्री थे जी, और हमको किस तरीके से ब्लैकमेल किया इस वर्ल्ड ऑर्डर ने ये वीटो को लेके, वो हम कभी भूल नहीं सकते। उस बात को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन एक बात मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा देखिए, इस पर भी थोड़ा चिंतन कर लीजिए कि आखिर रशिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटुलेशन ऑफ यूक्रेन या एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन। तो एनेक्सेशन इतना आसान नहीं है साहब, मतलब एनेक्स आप कर भी लें तो 71% जो लोग हैं वहां पे वो रशिया के खिलाफ है। ये ईस्टर्न यूक्रेन आप छोड़ दें। दूसरी बात है कि जो ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है वो बड़ी मुश्किल से निकले हैं ये सोवियत यूनियन के चंगुल से, तो वो भी इनके खिलाफ होंगे। अब ये कैसे, क्या ये 80 वाली अफगानिस्तान की तरह वो जंग होगी? क्या उनमें वही जोश है, अब जो भी जुनून है जो कि जिहादियों में आपने 80s में देखा था अफगानिस्तान में, मैं ये नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर सिविल वॉर होगी तो उसमें इनको सामग्री की कोई कमी नहीं होगी। और ये सिविल वॉर चलता रहेगा। तो जो अभी सूरत बन रही है, जो अभी बाहर निकल के सूरत हमें दिखाई पड़ रही है, भारत को कहां खड़े होने में, भारत की कूटनीति के हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कई लोग ये भी कहेंगे कि ये एक हिस्टोरिकल शायद एक ब्लंडर होगा कि अगर हमने पुरजोर ये नहीं कहा कि जिस तरीके से वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर हमला हो रहा है, तो भारत के लिए अभी क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या भारत प्रेस कर सकता है? जो अभी तक हमने जो वक्तव्य दिए हैं वो बिल्कुल उचित हैं, और ये डायनामिक सिचुएशन है। उसमें अगले 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में क्या होता है ये देखने की बात है। नेटो रिस्पांस, यूरोपियन यूनियन रिस्पांस, G7 रिस्पांस अभी आना बाकी है। लेकिन जो भी हम रवैया अपनाएंगे वो हमें, हमारे दिमाग में हमें यही सोचना होगा कि हमारे हित में क्या है। आखिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह रशिया की पेरिफेरी है उसी तरह हमारी भी तो है पेरिफेरी। हम नहीं चाहते कि हमारी पेरिफेरी सिक्योर रहे, और अगर कोई हमारी पेरिफेरी में तीसरा दखल अंदाज देता है, चाहे मिसाइल से, मिलिट्री से, न्यूक्लियर से, हम बैठे रह जाएंगे क्या? तो हमें भी सोचना है ना कि हम इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, रशिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, वो जो करना है वो करेंगे। आप क्या करेंगे? आपकी पेरिफेरी है कि नहीं? आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपके देश को सुरक्षित रखने के लिए पेरिफेरी को सुरक्षित रखना है जी। पर और ये आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी है। जो रूस कह रहा है बार बार कि आप ठीक है बन गए 15 देश, मैं वापस नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और सौरभ शुक्ला, क्या ये इतनी आसान स्थिति है भारत के लिए? कोई कभी मिसाइल दे देता है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज ये बात आ रही है कि वो बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या होंगे टेबल पे? फोन उठाकर सबसे जाहिर सी बात है जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उनके बारे में वो बात करेंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बड़ी बात है अंकित, हर देश अपने राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखता है। भारत के लिए और प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित इस वक्त है कि कैसे जो भारत के वहां पर नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से उनको वापस लेके जाए। दूसरी बात, इस युद्ध का प्रभाव। सौरभ मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो टीम है वो ऑल्टरनेट रूट्स का, यानी कि और चूंकि अभी एयर स्पेस बंद है, वहां पे फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो कोशिश है, जमीनी रास्ते से निकालने की कोशिश हो रही है। NEA की टीम्स जो हैं वो यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर है बाकी देशों का, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, यहां पर जाकर कोशिश करेंगी और देखेंगी कि क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि यहां से जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकाला जा सके। सौरभ जी, तो उसमें जैसे मैं पहले भी कह रहा था आपके प्रोग्राम में कि पूरा एक स्ट्रैटेजी अंडरवे है, और हमारे दूतावास जितने भी उस रीजन में है, क्योंकि हमारा जो दूतावास यूक्रेन में है उसमें बहुत सीमित स्ट्रेंथ है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन। और जाहिर बात है कि रशियंस को भी वहां पर आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, हमें अगर सेफ पैसेज चाहिए वहां से। तो ये बात जब प्रधानमंत्री करेंगे
तो जाहिर बात है कि एक पीस मेकर के रूप में भी वो उभर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक स्टेट्समैन के रूप में जाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, और भारत की एक अपनी अलग छवि है। तो मुझे लगता है भारत के मापदंडों को रखते हुए भी काफी कुछ कहा जा सकता है, और अभी भी ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति पुतिन भी है, वो वहां उनका एंड गेम वहां रिजीम चेंज है, वो एनेक्सेशन नहीं है। बिल्कुल। अगर उनको अपने जो एंड गोल अगर वहां दिखाई देता है, तो जरूर वो भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, क्योंकि एक वॉइस ऑफ रीजन जो भारत है वहां पर पूरे विश्व में, उसको अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए। पपेट रिजीम चाहते होंगे जो नेटो की तरफ, वेस्ट की तरफ ना झुकी हुई दिखाई पड़े। पर मारूफ रजा, ये इस तरीके के आर्गुमेंट्स हम चाइना से भी लगातार सुनते आए हैं। जब आप क्वाड की बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि देखिए हमारी घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ चाइना सी से आप दूर रहिए। तो ये सेम आर्गुमेंट कल चाइना भी यूज कर सकता है। देखिए, हमारे लिए, जैसे शरण साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया है कि हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति है। हालांकि हमारे दरवाजे पे रूस अभी नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो चाइना का जो हमारे ऊपर एक किस्म से चैलेंज है या चुनौती दे रखी है उन्होंने, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी स्थिति है। दूसरी, ग्लोबल इकोनॉमिक स्थिति जो अगर बिगड़ जाए, क्योंकि अगर ये लड़ाई छिड़ के बाहर और बढ़ेगी, जैसे कि ऐलान करते हैं कुछ यूरोपियन देश, हालांकि मैं उनके ऐलान पर ज्यादा वजन नहीं देता हूं, लेकिन अगर छिड़ेगी तो देखिए जो आसपास यूक्रेन के समुद्री इलाके हैं और बाकी यूरोप के इलाके हैं, वहां पे रशिया साइबर अटैक कर सकता है। सबमरीन केबल्स जो हैं, जहां से नेटवर्क जाता है दुनिया का, वो सबको भी अगर रोक सकता है, काट सकता है। और तेल के प्राइसेस तो आपने जैसे बताया है बढ़ते ही चले जा रहे हैं और रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो मार्केट वाले हैं वो लोगों के डर पे और भय के ऊपर अपना प्राइस बढ़ाते रहते हैं, जिस किस्म से डर से स्टॉक मार्केट गिरता है। लेकिन नरसिम्हा राव साहब ने एक बार बोला था कि कोई भी पोजीशन ना लेना या कोई भी कमिटमेंट ना देना या कोई एक्शन ना करना, वो भी एक पॉलिसी है। और वही पॉलिसी भारत पहले भी कोल्ड वॉर के दिनों इख्तियार करते आ रही थी और अभी भी मेरे को लगता है करेगी। और दूसरी बात यह है कि हमको ये देखना है कि रूस अभी जो भी करने जा रहा है, आखिर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की साहब, रूस की नजर में वो अमेरिकी पपेट है। वो अमेरिका और वेस्ट ने वहां पे बनाया था। एक अमेरिका का बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने 3 कारण दिए हैं इस लड़ाई के। उसने कहा पहली बात तो ये है कि ये इलाका ऐतिहासिकली रूस का था, बिल्कुल, और आपने उसको लेकर आपने अपना बनाना और एक्सपेंशन शुरू किया है। उसने दोष अमेरिका पे डाला। दूसरी बात उसने कहा है कि अमेरिका और वेस्ट के अंदर ये रिजीम चेन का जो भूत चढ़ा हुआ है, दुनिया भर में हर जगह वो अपने प्यारे बैठाना चाहते हैं, चाहे कारजाई अफगानिस्तान, चाहे वहां पे इराक में, चाहे उन्होंने जो भी कुछ किया ये बाकी देशों के अंदर, वो चीज जो है रूस उसको चुनौती दे रहा है कि आप बैठा सकते हैं तो मैं भी बैठा सकता हूं। देखिए कर्नल सिंह जी, कर्नल सिंह, ये जो खबर जो है वेस्टर्न मीडिया से आती है, तो आपको जितने एडिटोरियल नैरेटिव सब सुनाई देंगे, वो ये देंगे कि भाई वेस्ट और अमेरिका और डेमोक्रेसी जैसा राम राज्य दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी देश, खास करके रूस और चाइना, इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। अपने सिस्टम्स हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। पर आरएसएन सिंह जी, भारत के लिए क्या ये जो एक हम क्लोजनेस देख रहे हैं, पाकिस्तान चाइना एक्सिस बन रहा है, मतलब ऑलरेडी एक दूसरे के काफी करीब हैं, रूस का उनको सपोर्ट आता दिख रहा है, भारत के लिए कितनी बड़ी थ्रेट हो सकता है ये? नहीं, जियो पॉलिटिकली मैं थ्रेट को नहीं देखता हूं। मैं एक अलाइनमेंट भी नहीं देखता हूं चाइना, पाकिस्तान और उसका रशिया का। बाकी कुछ चीजों की आदान प्रदान तो होती रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, हथियार बेचे जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई बहुत बड़ा हथियार का सौदा तो नहीं हुआ है पाकिस्तान के साथ। वो एक अलग चीज है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि आप ये तेल की कीमतों की बात कर रहे थे, तो यकीनन तेल की कीमत बढ़ रहे हैं, भारत पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन
मैं आपको बता दूं, इस बात का भी ध्यान रखिए कि 50% ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ यूरोप कम्स फ्रॉम रशिया, ठीक है ना। और मेरे मित्र कल ही पहुंचे हैं पेरिस में, और उन्होंने मेरे को होटल से फोन किया कि वो कह रहे थे कि पहले भी मैं पेरिस के होटल्स में आता था, तो जिस तरह का एयर कंडीशनर वार्मिंग के लिए यूज किया जाता था वहां पे, उसको जैसे मान लीजिए 100% से घटा के उसको 20% कर दिया गया है। तो कह रहा मैं तो बिल्कुल ठंड में मैं रह रहा हूँ इस होटल में। तो एक ये 2 दिन की घटना में इतना बड़ा असर हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जब ये लड़ाई, जब ये जंग और आगे की खींचेगी तो फिर क्या होगा? विल यूरोप फ्रीज टू डेथ, या हु विल ब्लिंक फर्स्ट? और शायद यही लिवर्स हैं रशिया के पास, यही लिवर्स हैं जो इस वक्त वो पुल कर रहा है, यही कार्ड्स हैं जो उस वक्त पुल कर रहा है। एम्बेसडर शरण, इट कट्स बोथ वेज, क्योंकि उसका पैसा भी अगर वो रोक लेंगे तो उसका रशिया पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हाँ जी, इसलिए बड़ा एक्चुअली सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, और आजकल शायद इसीलिए कहते हैं कि सारी लड़ाइयां कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जुड़ी होती है। एम्बेसडर सरन, लेकिन एक बात जो आज लगातार चर्चा का विषय बनी रही, हमारे 18,000 स्टूडेंट्स वहां पर हैं, काफी सारे और लोग भी वहां पर हैं, क्या कुछ चूक हुई हमसे? क्या हम पहले नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि साइंस बड़े क्लियर थे। अब जिस तरीके की पैनिक है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, लगातार वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं भारत को एक एक्शन लेने में चूक हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो स्टूडेंट्स तो निकल आएंगे, वो तो चाहे लैंड रूट से आए या एयर रूट से आए, क्योंकि यूक्रेन का जो साइज है वो अफगानिस्तान के बराबर है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अफगानिस्तान आपको जानते हैं बहुत बड़ा एक देश है एरिया वाइज। तो ये बात नहीं है कि यूक्रेन कोई छोटा सा एक मुल्क है, तो उनको निकालना, वहां से सुरक्षित रखना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक मैं अभी ट्विटर पर एक अभी आया है, इमरान खान जो इस वक्त रूस के दौरे पर हैं, वो कहीं पर कहते हुए नजर आ रहे हैं रशिया में कि what a time to come, so much excitement, absolutely this is the right time to come to Russia। मारूफ रजा साहब, एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रहा है इमरान खान को, जिस तरीके की एक टेंशन बनी हुई है दुनिया के लिए, कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्कुल ही एक अलग जोन में रहता है पाकिस्तान कूटनीति के हिसाब से। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो जितना भी बोला जाए कम है। प्रॉब्लम यह है कि एक तो उन्होंने अमेरिका का खून चूसा कई बार, एक बार इतिहास में नहीं, बहुत बार। अभी पिछले 15-20 साल में उन्होंने अमेरिका से, ट्रंप साहब ने बोला भी था, $33 बिलियन लिए और फिर उनकी तरफ अपना पीठ मोड़ दिया। लेकिन अमेरिका की भी गलती है, वो पाकिस्तान को खिलाता गया, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऐलान किए, लेकिन अभी भी अमेरिका, ना पाकिस्तान, ना उनके जनरल, ना उनके जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके बगैर अमेरिका का काम चलता है। अमेरिका के थिंक टैंकों में भरे पड़े हैं। लेकिन अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम है, जब मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूं कि जितने ब्रिटिश आर्मी में टैंक नहीं है, उतने थिंक टैंक्स ब्रिटिश अमेरिकन वॉशिंगटन में और बाकी शहरों में। सब सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे। उनको तो बिल्कुल हर चीज का गलत जायजा मिलता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अभी बहुत जोरों से एक दो तीन दोस्त बड़े बड़े ढूंढ रहा है जो उसका हाथ थामे रखे। एक तरफ से तो चाइना है जी, दूसरी तरफ उसकी उम्मीद लगी हुई है कि रशिया भी मिल जाए, तो फिर पाकिस्तान जो है जिस दलदल में फंसा है तो धीरे धीरे निकल आएगा उससे इकोनॉमिकली। हालांकि रशिया के पास इतना पैसा तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तेल वगैरह दे सकता है। लेकिन तेल तो रशिया के पास है जितना पाकिस्तान के दोस्त गल्फ देशों में भी है। तो पाकिस्तान को देखिए, जैसे बताया गया है, कुछ छोटे मोटे हथियार, राइफल शाइफल ये कुछ दिया जाए, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे को नजर रखना चाहिए कि रशिया और चाइना कितनी नजदीक आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई अगर फैली तो इस लड़ाई को फैलाने की जिम्मेवारी भी यूरोप, नेटो और अमेरिका की होगी। बिल्कुल। अभी भी मैंने आज ही लिखा है कि लोगों के पास गुंजाइश है एक किस्म से समझौता करके मैटर को वहां पे संभाल लें। और कल आरएसएन सिंह साहब ने जैसे बताया है कि भाई एनेक्सेशन करना और किसी देश के ऊपर पूरा अपना कब्जा करना, मेरे ख्याल से रशिया ये नहीं करेगा। पपेट रिजीम की कोशिश होगी कि उनके समर्थक एक रिजीम वहां पर स्थापित हो पाए जिसको वो जैसे चाहें
जैसे वो अभी आरोप लगाते हैं अमेरिका के ऊपर, वैसे उसको थोड़ा सा घुमा सके। पर सौरभ शुक्ला, जो इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और जो इस वक्त नेटो 11 बजे हमारे हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से प्रेसिडेंट बाइडेन एक अपना भाषण भी इस पे देने वाले हैं, उनके लिए अब आगे स्टेप्स क्या होंगे? वो क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं उनके सामने? देखिए, ऑप्शन यही है कि वो अब इस मोड पर पहुंच गए हैं कि यहां से पीछे हटना तो संभव नहीं है। क्यों? और अमेरिका और जो नेटो के अलाइज हैं उनके लिए फेस सेवर ये है कि वो उनका समर्थन करते रहे, और उनके लिए यही है कि रशिया को उनके जो सैंक्शंस हैं, रशियन जो पुतिन के कई करीबी लोग हैं, जो ओलिगार्क्स हैं, जिनके एसेट्स यूरोप में भी हैं और भी कई देशों में हैं, उसको फ्रीज वगैरह जब करेंगे तो थोड़ा वो प्रेशर ये सोच रहे हैं कि पड़ेगा, जिससे क्या पता पुतिन इससे आगे ना जाए। तो ये जो उसके बियॉन्ड मुझे लगता नहीं कि नेटो भी जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी स्ट्रेट, जैसे कहते हैं, सीधी रूस के साथ वो कार्रवाई नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि यूक्रेनियन जो रिजीम है इसी को किसी तरह स्ट्रेंथन करके रखे ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो उससे बड़ी शिकस्त उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इतने सालों में बहुत इन्वेस्ट किया है यहाँ पर पॉलिटिकली। मारूफ, क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड की सिचुएशन बन सकती है? नेटो क्या वो इतना बड़ा स्टेप ले सकता है? आमने सामने खड़े होने की अभी स्थिति है, या कोशिश होगी कि भाई पीछे से बातचीत करके बात खत्म करी जाए? ये मुझे नहीं। देखिए, नेटो के पास सैनिकों की कमी नहीं है, लेकिन जैसे कर्नल RSN साहब ने भी बताया था, मैं भी कह रहा हूं, उनके अंदर हिम्मत नहीं। जो यूरोपियन देश में जो एक जमाने में कॉलोनाइजेशन में उनके पास जो थिंकिंग थी वो अब नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी बोला है, वो ऐसी लड़ाइयां लड़ना चाहते हैं जहां पहले से ही ये क्लियर है कि वो उनकी जीत होगी और उसका वो डंका बजाते हैं। ये लड़ाई में मैंने बहुत पहले अमेरिका में एक थिंक टैंक में बोला था that you become great if your men are willing to go and die in battle. You can't pay for victory in dollars or euro or pounds. यानी कि आप पैसे से कुछ हद तक ग्रेटनेस खरीद सकते हैं, लेकिन आपको आखिर में अपना झंडा गाड़ना ही पड़ेगा। और मुझे अभी लग रहा है कि बहुत सी ऐसी जगहें यूक्रेन के शहरों के अंदर रूसी झंडे अगले 24-48 घंटे में नजर आएंगे। और जब ये रूस कर लेगा, रिजीम चेंज कर लेगा और इस किस्म से वहां पे सिचुएशन बना देगा कि रूस अब नेटो को अंदर नहीं आने देगा, तो इसके लिए एक सबक है दुनिया के लिए। और कोल्ड वॉर के बाद एक नई आइडियोलॉजिकल दीवार खड़ी हो जाएगी। ईस्ट यूरोप, रशिया एक तरफ और वेस्ट यूरोप एक तरफ, और जिसे कहते हैं सेंट्रल यूरोप, जो असली लड़ाई का इलाका हो सकता है अगर नेटो लड़ाई आगे छेड़ती है, वो एक बंटवारे के इलाके में आ जाएगा। एक किस्म से गो बैक टू द हिस्ट्री बुक्स की जो 1960-70 की हालत थी, पुतिन साहब वो करेंगे, क्योंकि पुतिन साहब का इतिहास ये है कि जब बर्लिन वॉल गिर रहा था तो वो आखिरी KGB के कर्नल साहब थे, US जो इन सब के खिलाफ बर्लिन में मॉस्को का स्टेशन प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब सब कुछ हो गया तो सारे डॉक्यूमेंट खत्म करके वो निकले, लेकिन उन्होंने वचन लिया कि मैं उन्हीं को उसी चीज से सबक सिखाऊंगा किसी दिन जिन्होंने आज मेरी देश की निंदा की है। और एम्बेसडर शरण, उनके दिल में वो बात पिछले 30 साल से रही। तो ये क्या माना जाए कि ये आखिरी ऐसा मौका है जब व्लादिमीर पुतिन अपनी मसल को फ्लेक्स कर रहे हैं, ये ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं? अगर वो इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो इसकी बात की क्या गारंटी है कि हम इस तरीके की चीजें और जो पुराने सोवियत यूनियन से जुड़े हुए देश हैं वहां पर नहीं देखेंगे? नहीं, उन्होंने तो पहले भी दिखाया हुआ है। 2015 में उन्होंने सीरिया पे पूरा हमला किया था मिसाइल का, वहां पे 4-5 साल युद्ध लड़ा, फिर आ गए विजयी होके। बशर अल असद वहां पे प्रेसिडेंट कायम रहे, तो उन्होंने पहले भी दिखाया है ये। दूसरी बात ये है कि जो जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोहराऊंगा दोबारा, एज अ इंडियन मैं क्या चाहूंगा, आप क्या चाहेंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये चाहेंगे कि आपके जो पेरिफेरी है, इर्द गिर्द छोटे आपके 6-7 जो देश हैं, वो प्लेग्राउंड ना बने तीसरी ताकत के लिए, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, पर बने हुए हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है।
और दूसरी बात, आप नहीं चाहेंगे कि आपके जो इर्द गिर्द 6-7 छोटे छोटे देश हैं उनकी सरकारें आपसे दोस्ती करें या दुश्मनी करें। हमने देख चुके हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में। तो ये तो हमें नेचुरल एक रिएक्शन होना चाहिए हमें कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम दोनों एक ही कश्ती में हैं। ये हमें बेसिक बात समझनी चाहिए। कर्नल सिंह, अंत में संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, तो फिर भारत खुलकर क्यों नहीं आ जाता, क्यों नहीं कहता हम रशिया के साथ हैं? नहीं, देखिए, इसका मूल वजह जो भी है, नाटो का एक्सपेंशन वो क्यों चाहते हैं? पाइपलाइन के कारण। रशिया क्यों इन्फ्लुएंस अपना यूक्रेन में रखना चाहता है? पाइपलाइन के कारण। सीरिया में जो इन्होंने जिक्र किया, सीरिया का, वहां रशियन क्यों पहुंचे हुए थे? पाइपलाइन के कारण। एक नई पाइपलाइन बनाने की मंशा लोग रखते हैं, अभी भी रखते हैं जी, जो कि मेडिटेरेनियन होके जाए। तो ये सारा जो पाइपलाइन पॉलिटिक्स है, वो यूं ही कोई शौक से तो कोई नाटो का एक्सपेंशन नहीं करना चाहता, यूं ही कोई शौक से तो अपना इन्फ्लुएंस नहीं। वो मूल चीज है इसमें पाइपलाइन पॉलिटिक्स। और जब से अमेरिका में ये सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है ऑयल एंड गैस में, हाँ। जो ये आपका जो फ्रैकिंग के मेथड से जो तेल, उस समय से ये पाइपलाइन पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। और याद रखिएगा, नेशनहुड जो है ना अमेरिका का, वो केवल ये दो चार जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो माफिया है वो चलाते हैं। तेल का खेल जो है कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह है, लेकिन बुनियादी कारण यही है, ओनली पाइपलाइन। तो इकोनॉमी, जो एक वॉर इकोनॉमी की बार बार अमेरिका के ऊपर लगता रहता है कि पूरा फ्यूल ही वॉर इकोनॉमी से होता है, शायद उसका एक यहां पर जरूर कारण बन के कहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगले आने वाले कुछ दिन और कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि किस तरीके से दुनिया और रशिया जो पूरी क्राइसिस अब यूरोप के ऊपर मंडरा रही है उसको कैसे डील करता है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत सारे जो सवाल थे दर्शकों के कि क्या आगे होने वाला है, उस पर रोशनी डालने के लिए आज के लिए सवाल पब्लिक का मैं इतना ही। इसके बाद हमारे सहयोगी सुशांत, जो आपको इस पूरे मामले पे और विस्तार से क्या क्या फैक्टर्स हैं वो विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।